मेरी तमन्ना थी कि पढ़ाई के बाद मैं कुछ बनूं, कुछ बन के दिखाऊं कि बेटियां कुछ कर सकती हैं। लेकिन जैसे ही पढ़ाई मेरी कंप्लीट हुई ना, घर वालों का प्रेशर अब मेरे ऊपर आने लगा कि नहीं, रिश्ता अच्छा मिल गया है और शादी कर लो, रिश्ता अच्छा आ रहा है, शादी कर लो। जैसे तैसे करके मैंने एक कोर्स कर लिया ताकि मैं आगे के लिए अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कर सकूं। लेकिन जितने भी घर वाले थे, रिश्तेदार थे, सब ने मेरी ज़िंदगी को हराम कर रखा था, मुश्किल कर दिया था मेरा जीना। अकेले शहर में रहती है, पता नहीं किस हाल में रहती होगी, पता नहीं किसके साथ घूमती होगी। सबसे पहले तो यही दिमाग में आता है कि कहीं इसका किसी से कोई चक्कर तो नहीं। जबकि ये सारी चीज़ें लड़के करते हैं तो वो ठीक है, और अगर लड़की करती है तो वो बदनाम भी हो जाती है और अपने आप को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जब जाके एक छोटा मोटा कोर्स हो पाता है। 6 महीने का मैंने एक बेसिक सा कोर्स कर लिया था। ये तो शुक्र था कि शादी से पहले मैंने कर लिया था। खैर, जैसे तैसे करके मेरे माँ बाप ने कुछ पैसे जमा कर रखे थे, कुछ इकट्ठे हुए थे, कुछ मेरे भाई ने दिए, कुछ रिश्तेदारों से उधार ले करके मेरी शादी कर दी। घर में सबसे छोटी थी, लेकिन शादी के अंदर मेरे माँ बाप ये सोच रहे थे कोई कमी ना रह जाए। अपनी हैसियत से ज़्यादा दिया उन्होंने। लेकिन जब मैं शादी हो करके अपनी ससुराल गई तो अगले दिन से ही मैंने बातें सुननी शुरू हो गई कि गाड़ी जो हमने मांगी थी ना, गाड़ी वो नहीं दी, ये गाड़ी हमें नहीं चाहिए, अपने माँ बाप से कह देना दूसरी गाड़ी का इंतज़ाम करा दें। फिर कुछ दिन के बाद में कहा कि मेरे लड़का कोई कंपनी में काम करता है, तुम उसके काबिल नहीं हो, लेकिन फिर भी हमने तुम्हें कबूल कर लिया है। तुम्हारे माँ बाप से कहो, वो बिजनेस करना चाहता है, थोड़े पैसों का इंतज़ाम कर दे। मेरे माँ बाप ने को मैंने जाके बताया कि ऐसे ऐसे बात है, थोड़े पैसे आप दे दीजिए, जैसे तैसे करके मेरी गृहस्थी एक बार जम जाए, फिर उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। माँ बाप ने भी कहा ठीक है, पैसे दे दिए और वो खुश हो गए। कारोबार हो गया उनके नाम ही, मेरे नाम कुछ नहीं। ना मेरे नाम मेरी गाड़ी थी, ना मेरे नाम मेरा घर का कोई चीज़ थी। जो भी कुछ था वो सब मेरे ससुराल वालों के नाम था, मेरे हस्बैंड के नाम था। खैर, इसी बीच में मैं प्रेग्नेंट हुई। प्रेग्नेंट जब मैं हुई तो सबने आस उम्मीद लगा ली कि बेटा होगा, बेटा ही होना चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। हर किसी की यही एक उम्मीद थी कि भाभी को बेटा होगा और उस पर मैं खरी उतरनी चाहिए। पूरा घर का काम करती, उस पर भी सास एक ही बात कहती कि इस हालत में ना चलते फिरते रहना चाहिए, नहीं तो बच्चा नॉर्मल नहीं होता है, सीज़न कराना पड़ता है। मैंने भी सोच लिया कि ठीक है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करा करती, जितनी मुझसे होता उससे ज़्यादा करने की कोशिश करती। घर के अंदर जितने मेहमान आते, हर किसी का ध्यान रखना, हर किसी के खाने का ध्यान रखना, घर की साफ़ सफाई से लेके इस हालत में मुझे 1 महीने भी किसी ने कोई आराम एक दिन नहीं दिया। मैंने जब भी सब्र करा, शुक्र करा और ये सोचा कोई बात नहीं, आगे चल के ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मेरे भलाई के लिए तो कह रहे हैं ये लोग। घी नहीं खाना, इससे बच्चा हेल्थी हो जाएगा, दूध मत पीना, इससे तुम मोटी हो जाओगी। हर खाने की चीज़ पे से मेरा हाथ हटा दिया गया। सादा खाना दिया करते, सादा खाना खा लिया करती कि सब ऐसे ही खाते होंगे, क्योंकि अम्मी के यहाँ का जाना तो बंद कर दिया गया था मेरा कि नहीं, हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता है। हमारे यहाँ पर जब तक डिलीवरी नहीं होती है, जब तक लड़की अपने घर नहीं जाती है। बेशर्माई है ये, बेहयाई है ये। और जैसे ही मेरा अल्ट्रासाउंड होता, मेरी माँ को बुला दिया जाता और कहते कि यहाँ का बिल तुम दो, क्योंकि पहला बच्चा तुम कराओगी, पहले बच्चे का पूरा खर्चा तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेरी अम्मी भी चुप हो जाया करती और बस ये सोचते कि बस बच्ची का घर बसा रहे, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे प्यार से अच्छे से रखते थे, तो मैं घर पे और बढ़ चढ़ के तारीफ़ें करके बताया करती, ताकि मेरे माँ बाप को सदमा ना हो, वो खुश रहें। ऐसे ही करते करते बीच में 9 महीने जैसे तैसे करके गुजर गए। लेकिन फिर उसके बाद जब मेरी डिलीवरी का टाइम आया ना, तो मुझे सरकारी हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ जा कर के कहा कि इसका नॉर्मल होना चाहिए बच्चा, हमें सीज़न नहीं चाहिए बिल्कुल भी, वरना ये ख़राब हो जाएगी तो काम वाम कौन करेगा। मैं उनका मुंह देख रही थी कि ये आखिर मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले तो ये लगा कि सरकारी अस्पताल बुरा नहीं होता है, अच्छा होता है, लेकिन हर किसी का एक ही अरमान होता है। मैं प्राइवेट में करा लेती और वहाँ अच्छी फैसिलिटी होती है, सब जजगी में किसी तरह की परेशानी भी नहीं होती।
खैर बस जिस तरह से उन्होंने मुझे वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट करा और मेरे हस्बैंड से कहा कि तुम भी घर जाओ, हम भी जा रहे हैं, यहाँ पे हमारा कोई काम नहीं है, जब जजगी हो जाएगी डॉक्टर हमें फ़ोन कर देगा, हम आ जाएंगे। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। मेरी माँ को फ़ोन करके बोल दिया गया कि तुम्हारी बेटी हॉस्पिटल में है, तुम भी आ जाओ। जब मेरी अम्मी हॉस्पिटल में आई तो मेरी अम्मी को मेरे पास छोड़ करके ये सब चले गए और जाते टाइम ये कहा कि जितना हो सके झेलने की कोशिश करना, क्योंकि औरत हो तुम, और अगर तुम्हारे ऑपरेशन हुआ तो तुम बेकार हो जाओगी। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में भी ये बात बैठ चुकी थी। मेरी तबीयत ख़राब थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, जैसे तैसे मैं उस दर्दों को झेल रही थी। दर्द इतनी बुरी तरह से हो रहे थे कि मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। मैंने बहुत कोशिश करी, बहुत कोशिश करी, पर मुझसे नॉर्मल नहीं हो रहा था। आखिरकार डॉक्टरों ने कहा कि ये बच्चा नॉर्मल नहीं होगा, ऑपरेशन कर देते हैं, इसकी सास ससुर को बुलाओ, इसके हस्बैंड को बुलाओ। जब मेरी माँ ने मेरे ससुराल में फ़ोन करा ना, तो उन्होंने एक ही बात कही कि तुम्हारी बेटी के अंदर हिम्मत नहीं है और वो ये झेल नहीं सकती। जब तक ये सारी बातें चल रही थी, बच्चे ने अंदर पॉटी कर दी और उसकी वजह से मेरा ऑपरेशन कराना पड़ा और बच्चा मेरा नहीं बचा। मेरी बेटी हुई थी और बच्चे की धड़कनें बिल्कुल डाउन हो चुकी थी, क्योंकि मैंने बहुत हिम्मत करी, बहुत ताकत लगाई, लेकिन बच्चा मेरा नॉर्मल नहीं हुआ। जब तक ऑपरेशन हुआ, जब तक इन सब की इजाज़त लेनी, जब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने अपना बच्चा गंवा दिया। मेरा बड़ा ऑपरेशन हुआ। बड़ा ऑपरेशन होने के बाद में जब अगले दिन मेरे ससुराल वाले आए, तो आने के बाद सबसे पहले मेरी सास ने एक लफ्ज़ कहा, लो ऑपरेशन भी हो गया, बच्चा भी नहीं बचा, हुई भी तो क्या हुई, बेटी हुई थी, अच्छा हो गया मर गई। ये लफ्ज़ मेरे कान में जब पड़े तो ऐसा लगा कि क्या बेटियां एक गाली है, क्या बेटियों का दुनिया में आना एक गुनाह है, क्या वो खुद एक बेटी नहीं है, क्या वो एक खुद औरत नहीं है। पर मैं क्या करती, उस वक्त मुझे चुप रहना था, चुप रही। खैर चौथे दिन मेरी छुट्टी हो गई और मैं घर आ गई। घर आने के बाद सबसे पहले मुझे ये कहा गया कि ऑपरेशन हो गया है, ज़्यादा बैठोगी तो मोटी हो जाओगी, चलती फिरती रहा करो। 2 दिन तक मुझे किसी ने कुछ खाने पीने के लिए नहीं पूछा, ना ही कुछ दिया। मैंने हस्बैंड से कहा तो उन्होंने कहा ये तुम्हारा मैटर है, तुम जानो, मुझे नहीं पता कि इस टाइम पे क्या होता है क्या नहीं। मैं खामोश रही। फिर उसके बाद मैंने अपनी मम्मी को कहा कि अम्मी इस तरह से मेरे साथ हो रहा है, आप आ जाइए और आने के बाद में मुझे खाने पीने के लिए कुछ तो दीजिए या फिर मुझे वहाँ बुला लो। मेरी अम्मी ने कहा कि तुम एक काम करो, मैं तुम्हारे पापा को भेज रही हूँ, तुम यहाँ पर आ जाओ। मेरे हस्बैंड से कह दिया कि मैं अपनी बेटी को यहाँ पे बुला रही हूँ, जो भी मुझसे इसकी खिदमत होगी मैं कर लूँगी, क्योंकि इसका ऑपरेशन हुआ है, अभी ये उठ बैठ नहीं सकती। उन्होंने कहा ठीक है ले जाओ, और इस तरह से मुझे मैके छोड़ दिया गया। अभी मेरे बच्ची को 5 ही दिन हुए थे और मैं मैके आ चुकी थी। मैके आने के बाद में कोई मुझे फ़ोन नहीं करता था, कोई पूछता नहीं था, और मैं अकेली गुमसुम बैठी रहती थी। पहला बच्चा भी गंवा दिया, ऑपरेशन भी हो गया। घर वालों के बात ना करने से मैं बहुत डिस्टर्ब थी, डिप्रेशन में जा रही थी, पर कोई मुझे निकालने वाला नहीं था। मेरी माँ, मेरी बहनें, मेरे भाई सब मेरा ख्याल रखते, लेकिन जो हस्बैंड रखता है ना, उसकी जैसे तो कोई पूरा ही नहीं कर सकता। जब भी मैं अपने हस्बैंड को फ़ोन लगाती, वो ये कह देते अभी मैं बिज़ी हूँ, बाद में बात करना। रात को अगर फ़ोन करती तो वो कहते कि मैं अब सो रहा हूँ, थका हुआ हूँ, सुबह में बात करना। खैर इस तरह से मेरा 1 महीना अम्मी के यहाँ निकल गया और फिर 1 महीने के बाद में मैंने अपनी अम्मी से कहा कि अब मैं अपने ससुराल जाना चाहती हूँ। मैंने अपने हस्बैंड से कहा, उन्होंने फिर एक ही बात कही, मेरे पास टाइम नहीं है। फिर मैंने अपनी सास को कहा फ़ोन करके कि मुझे आकर के ले जाओ, क्योंकि 1 महीना हो चुका है। मेरी सास ने कहा ठीक है, हम तुम्हें लेने आ रहे हैं, लेकिन तुम अपने घर में 5 लाख का इंतज़ाम करा के रखना, क्योंकि अब हम अपना रूम चेंज कर रहे हैं और तुम्हें एक रूम अलग दिला देंगे। मेरे बेटे के पास इतना नहीं है कि वो तुम जैसे बीमार को अपने पास रखे, तो उसके अंदर अगर तुम अपना रूम ले लोगी तो हम तुम्हारा ध्यान रख सकते हैं। मेरे माँ बाप कहाँ से देते इतना पैसा। मैं ये सोच सोच के परेशान थी। फिर मैंने कहा कि ठीक है, मैं अपने पापा से बात करूँगी। मेरे पापा से मैंने कहा तो मेरे पापा ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं कैसे भी करके इंतज़ाम कर दूँगा, लेकिन आगे फिर क्या होगा। कितनी बार हम पैसा दे चुके हैं, लेकिन ये हमेशा कुछ ना कुछ डिमांड रखते ही रहते हैं।
मैंने पापा से कहा कि बस ये लास्ट बार है, इस बार आप कर दीजिए और फिर उसके बाद मैं आपको कभी परेशान नहीं करूँगी। मेरे माँ बाप ने 5 लाख मुझे करके दिए इंतज़ाम और मैं ससुराल चली गई। जिस दिन मैं पहुँची उस दिन तो मेरी बड़ी खातिर तवाज़े हुई, बहुत खुश हुए सब। और जैसे ही रूम ले लिया उस पैसे से दिल्ली के अंदर, वैसे ही सबकी नज़रें बदल गई, क्योंकि वो रूम भी मेरे हस्बैंड ने अपने ही नाम लिया था। मेरी बेवकूफ़ी समझिए या नादानी समझिए, मेरे बाप के पैसे से उन्होंने रूम लिया और वो भी अपने नाम। मैंने एक बार ये नहीं कहा कि ये रूम मेरे नाम कर दो। बस ज़िंदगी इसी तरह से गुज़र रही थी। कुछ दिनों के बाद फिर वही लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। बात बात पे मुझे ताने मिलने लगे कि लाई क्या हो अपने घर से। जब मैं ये कहती कि मैं इतना लाई हूँ तो उस पे से वो मेरे पर हाथ उठाते, मेरे पेट में लात मार देते और ये कहते, ज़बान चलाती निकल इस घर से, तेरे पास क्या है, तेरे पास है क्या, तू है क्या चीज़। बस एक दिन मैंने अपने आप को सोच लिया कि मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँगी। आगे की कहानी के लिए आपको कल का इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके आगे की कहानी मैं कल आपको बताऊंगी कि मेरी ज़िंदगी के अंदर और क्या क्या तकलीफ़ें और क्या क्या परेशानी आई। उसके बाद मैंने अपने लिए कौन सा रास्ता अख्तियार करा।